हाय, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। अभिनंदन, एहतराम, स्वागत। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी टू सी यू अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार बात करने वाले हैं। बहुत दिलचस्प। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो हम सही इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो तो तय नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तय हो जाएगा कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। और ये जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है एक महान मनोवैज्ञानिक को, जिनका नाम है रिचर्ड थैलर। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। थैलर साहब को अभी हाल ही में 3 या 4 महीने पहले नोबेल प्राइज़ मिला है। और बड़ी मेहनत की है उन्होंने पिछले 35-40 सालों से। उसके बाद में जाके देखिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। 2-3 बातें वो कहते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि इंसान कॉन्टेक्सचुअल होता है, वो वैसा बिहेव करता है जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट होता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इंसान आलसी होता है। आप मानते हैं इस बात का? आलसी होता है। हम बात करेंगे। और तीसरी बात वो कहता है कि रुपए के साथ एक अजीब सा रिश्ता है। वो इस रुपए को मेंटल अकाउंट में रखता है। एक शब्द उन्होंने कॉइन किया, मेंटल अकाउंटिंग। अब क्या है मेंटल अकाउंटिंग? आइए हम इसको समझते हैं, और निवेश में हमको इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल व्यक्तिगत निर्णय होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जवाब देंगे। सवाल देखिएगा आप। यहां पर एक हम कॉन्टेस्ट करेंगे। उस कॉन्टेस्ट में आपको 10,000 रुपये जीतने को मिलते हैं। कैसा लगेगा आपको? यूल फील हैप्पी, क्योंकि आपने 10,000 रुपये कमाए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको 10,000 रुपया एक रिश्तेदार से गिफ्ट में नकद मिलता है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? यू फील हैप्पी? माई गुडनेस, 10,000 रुपीज कैश गिफ्ट। तीसरा, आपके 10,000 रुपये खो गए। सुबह जैसे ही आप यहां पर आए, आपके 10,000 रुपये इस भवन में खो गए। और अभी कोई मित्र मेरा यहां पर आता है और स्टेज पे बोलता है कि हमें 10,000 रुपये मिले हैं। किसके हैं? आप कहते हैं मेरे हैं। जो 10,000 रुपये आपके खो गए थे, वो 10,000 रुपये आपको वापस मिल गए। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक अच्छा लग रहा था, अभी क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आपको 3 10,000 रुपये मिले हैं। एक 10,000 रुपये आपने कॉन्टेस्ट में जीते यहां पर आके, एक 10,000 रुपये आपके रिश्तेदार ने आपको गिफ्ट दिया, और तीसरा 10,000 रुपया जो आपका था, खो गया था, वो वापस मिल गया। तीनों ही स्थिति में आपको 10,000 रुपये मिले हैं। ये तीनों ही स्थिति में आपको समान खुशी हुई है कि किसी स्थिति में ज्यादा खुशी हुई है? ज्यादा किस में ज्यादा हुई? जिसमें पैसे खो गए और वापस मिल गए। गीता याद आती है दोस्तों? गीता कौन सी? कृष्ण वाली गीता याद आती है ना? हमें गीता क्यों बताई जाती है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और रिचर्ड थॉलेस साहब को मैं श्रेय दूंगा इसके लिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट, बिना साइकोलॉजी के इकोनॉमिस्ट बनना इम्पॉसिबल सा नजर आता है। कितनी गहराई से चीज़ों को सोचते हैं दोस्तों। आइए हम समझते हो क्या रहा है। हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, और ये अपराध है फंजिबिलिटी ऑफ मनी को नहीं समझना। मनी फंजिबल होती है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। आप कहते हैं कि जो 10,000 रुपये खो गए थे, उसको मिलने में आपको ज्यादा खुशी हुई, मुकाबले उसके कि जो 10,000 रुपये आपको कॉन्टेस्ट में मिले या आपको रिश्तेदार से मिले। चलिए, मैं ये बात आपकी बात से सहमत होता हूं कुछ पल के लिए, और ये मानता हूं कि ये 10,000 रुपये ज्यादा प्यारे हैं। मेरे थे, खो गए थे, मिल गए, मुझे इनसे लगाव ज्यादा है। अगले दिन आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, और आपका बिल 10-10 हज़ार रुपये की 3 चीज़ें खरीदते हैं आप दुकानदार से, एक ही दुकान से खरीदते हैं। आप दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करते वक्त आप दुकानदार को कहते हैं, साहब ये 10,000 रुपये लो, जो कि मैं कॉन्टेस्ट में जीत के आया हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ आपको। ये 10,000 रुपये दो, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, जो मैं रिश्तेदार से मुझे गिफ्ट में मिला है। ये 10,000 रुपया मेरा 10,000 रुपया था, जो खो गया था और मुझे वापस मिला है, वो मैं आपको वापस दे रहा हूं। इस 10,000 रुपये के मिलने में जितनी खुशी हुई थी मुझे, उतनी खुशी उन 10,000 रुपये को मिलने में नहीं हुई थी। इसलिए हे दुकानदार, क्योंकि मैं ज्यादा खुशी को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इसलिए इस 10,000 का सामान ज्यादा देना। क्या वो देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि तीनों ही 10,000 की वैल्यू। तो खुशी अलग क्यों है? तो खुशी अलग क्यों है? कुछ बात समझ में आई दोस्तों? हम भावना के पुतले हैं। फील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं, फैक्ट क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है।
फिक्शन में जाते हैं, वास्तव में क्या हो रहा है, और यहीं से गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। निवेश में जो पहली गलती होती है यहीं से होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेंटल अकाउंटिंग से आपको नुकसान ही होता है, बहुत बार मेंटल अकाउंटिंग से आपको फ़ायदा होता है। आप जानते हैं क्या फ़ायदा होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है आपका, सेल्फ कंट्रोल। पर आप सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को नियंत्रित करने में ढील ढालें। ये भी बात हो गई उसके अंदर। क्या है ये मेंटल अकाउंटिंग? दोस्तों, मेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैसों को विभिन्न सोर्सेस में बांट देते हैं। ये पैसा यहाँ से आया, ये पैसा यहाँ से आया, ये पैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये पैसा किचन चलाने के लिए है, ये पैसा कमीज़ खरीदने के लिए है, ये पैसा सिनेमा देखने के लिए है। हम पैसों को बांट देते हैं, और जब एक हेड में पैसा खत्म होता है तो दूसरे हेड से पैसा नहीं लेते हैं। अमूमन कंपनियां ये काम करती है, कंपनी में सेवरल हेड्स होते हैं, जिस हेड में एक बजट दिया जाता है, अगर वो बजट खत्म हो जाता है तो दूसरे हेड से पैसा नहीं दिया जाता है, खत्म हो गया। क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर हेड के एक्सपेंसेस में नियंत्रित करना चाहती है। पर क्या वो कंपनी की जो फिलोसॉफी है वो इंडिविजुअल को भी अपने जीवन में लागू करनी चाहिए? कंपनियां कंट्रोल के लिए करती है, पर क्या हम सेल्फ कंट्रोल करें कि मेंटल अकाउंटिंग में अपने आप को झोंक दें? इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, आइए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात मैं आपसे मेंटल अकाउंटिंग के बारे में करना चाहता हूँ, और वो बहुत सिंपल सी है कि मेंटल अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा इश्यू है जो कि मेरे को बहुत बड़े वित्तीय और आर्थिक अपराध करवाती है। ध्यान से समझिएगा। आप एक दुकान में जाते हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी करते वक्त आपका दोस्त भी आपके साथ में चल रहा है, उसको भी खरीदना है, आपको भी खरीदना है। आप कैश से पेमेंट करते हैं, आपका दोस्त क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। दोनों में से खर्चा कौन ज़्यादा करेगा? आपको कैसे मालूम? क्योंकि आप भी यही करते होंगे। तो क्रेडिट कार्ड में खर्चा ज़्यादा क्यों हो गया? मालूम क्यों? क्योंकि जब आप बटुआ जेब से निकालते हैं, नकद निकालते हैं, तो नकद को आप देखते हैं, मेहनत का कमाया पैसा है। उस 10,000 रुपये खोने वाले के मिलने में खुशी क्यों हुई थी? क्योंकि आपको दिमाग कहता है खून पसीने की कमाई है जो खो गई थी और वो वापस मिल गई। तो जब बटुआ निकाल के नकद देते हैं तो वही भावना वापस आती है, खून पसीने की कमाई है। जब आप नकद पेमेंट करते हैं तो दिल दुखता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मालूम ही नहीं चलता है, तो एहसास नहीं होता है, एहसास नहीं होता है तो खर्चा ज़्यादा होता है। मेंटल अकाउंटिंग को समझ लीजिए। आप भावना से पैसे को नियंत्रित कर रहे हैं कि आप पैसे को फैक्ट से, लॉजिकली, रैशनली आप नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे मेंटल अकाउंटिंग दोस्तों 2003 में समझ में आई। बहुत ध्यान से समझिएगा, और इससे हमारी गलतियां क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में क्या गलतियां होती हैं, बहुत तेज़ी से मैं आपको बताऊंगा। 2003 की मैं बात बताऊं दोस्तों, मुझे समझ में आई पहली बार। मुझे एक बहुत बड़े फंक्शन में जाना था, जैसे ये फंक्शन हो रहा है तो मुझे सूट खरीदने की इच्छा हुई। तब तक मैं सूट वो पहनता था जो दर्जी बनाता था। इस बार मेरी इच्छा हुई ब्रांड का पहनता हूँ, नज़र आना चाहिए कि ब्रांड का मैंने सूट पहना है। मैं खरीदने गया, कीमत थी 10,000 रुपये, 9,990 रुपये। सो 2003 में ये रकम मेरे लिए ज़्यादा थी दोस्तों। तो मैंने देखा कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है और मुझे ये सूट नहीं खरीदना चाहिए। मैंने सूट नहीं खरीदा, वापस घर आ गया, और घर आने के बाद बीवी ने पूछा, अरे सूट नहीं लाए? मैंने कहा बहुत महंगा था। उसी शाम को मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ मेरे से मिलने के लिए आई। वो एक रात हमारे साथ में रही। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मुझे कहती है कि मुझे आज ही वापस जाना है, कैन यू ड्रॉप मी टू द रेलवे स्टेशन? मैंने कहा वाई नॉट, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, और जब मैं उनको छोड़ के विदा होने लगा, उनको कोच में बैठा के, तो वो कहती है ज़रा रुकिए। वो अपना पर्स निकालती है, उसमें से एक लिफाफा, एनवलप निकालती है और मुझे देती हैं, और मुझे कहती हैं कि आपके पापा ने, फादर इन लॉ ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ठीक है, बहुत समझदार महिला है। देखिए, वो गिफ्ट मुझे घर पे नहीं दिया, नहीं तो बीवी का हो जाता। ठीक है, वो गिफ्ट उन्होंने मुझे जब छोड़ने गया तब उन्होंने गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट में 10,000 रुपये नकद थे दोस्तों। उस शाम को फिर मैं घर आया, थोड़ा लेट आया। डोरबेल बजाई, बेगम ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही पूछती, अरे वाह सूट ले आए? अरे वाह सूट ले आए? वो सूट मैंने क्यों खरीद लिया? क्योंकि उस पैसे को मैंने अपना माना ही नहीं। ये तो ससुर जी के पैसे हैं, खर्च कर दिया। सैलरी के पैसे खर्च, पैसे और पैसे में फ़र्क किया। ऐसा इंसान अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। आप जानते हैं क्यों? हमारे शास्त्रों में धन को ईश्वर माना गया है, लक्ष्मी माना गया है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ, हमारे जीवन का लक्ष्य है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत, और मेहनत 4 जगह आपको करनी है: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसमें अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4 वर्णों में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना?
स्कूल में पहला आश्रम क्या है? स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दूसरा आश्रम क्या है? परिवार बनाते हैं। तीसरा आश्रम क्या है? परिवार में, शहर में तो रहते हैं लेकिन विमुख हो जाते हैं। और आखिरी आश्रम क्या है? वन में प्रस्थान करते हैं, जब आप दुनिया को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो गृहस्थ आश्रम है उसमें सबसे बड़ा काम माना गया है अर्थ अर्जन, पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है दोस्तों। धन जिसके पास में होता है वही खुश रहता है। तो आपने अपराध किया, लक्ष्मी और लक्ष्मी में फर्क कर दिया। मैंने सैलरी को महान लक्ष्मी माना लेकिन ससुर जी के पैसे को कमतर लक्ष्मी माना। तो अगर लक्ष्मी है तो मेरे से नाराज होगी, खुश होगी? एक लक्ष्मी को इज्जत देता है, दूसरे लक्ष्मी को इज्जत नहीं देता है। तो आइए समझते हैं इसका हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है और हमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे इन्वेस्टमेंट में होता है। बहुत जल्दी से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस एग्जांपल को आप देखिएगा। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्स करते हैं, 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने में खरीदा? 50 रुपये में खरीदा, और ये आपकी कॉस्ट है। वाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने 50 रुपये में खरीदा। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपने 50 रुपये पे, आपकी एनएवी थी, 50 रुपये पे आपका प्राइस था, आपने इन्वेस्टमेंट किया। कुछ समय के बाद में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने एडवाइज़र को, ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, भैया भाव बताइए, मुझे पैसा निकालना है। वो आपको भाव बताता है, प्राइस, आज की प्राइस क्या है। तो बताता है एक्स की कीमत है 25 रुपये। यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है 50 रुपये वाई। अब आप डर जाते हैं, अरे बाबा बेड़ा गर्क हो गया, पैसा कम हो गया, पैसा निकालना है, क्या करूं? आप डरते डरते वाई की कीमत पूछते हैं। वो आपको वाई की कीमत बताता है 75 रुपये। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप इन दोनों में से किसी को भी निकाल के, किसी को भी बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। एक्स जिसमें नुकसान है उसको बेच के भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वाई जिसमें फ़ायदा है उसको बेच के भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आप कौन सा इन्वेस्टमेंट बेचेंगे? एक्स को बेचेंगे कि वाई को बेचेंगे? आप वाई को बेचेंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। आप वाई को बेचेंगे जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। अन्य बातें समान हो, इकोनॉमिक्स में इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर अन्य बातें समान है तो क्या आपको ये काम करना चाहिए था? आइए इस बात को समझते हैं। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, और आपका मित्र है वो, लेकिन दूर शहर में रहता है। तो आपके दोस्त के 2 बेटे हैं, और आपको ये भी खबर है कि एक बेटा लायक है, एक नालायक है, और जो नालायक है सुधरता ही नहीं है, बिगड़ता ही जा रहा है। एक दिन आपको खबर आती है कि आपके मित्र ने एक बेटे को धक्के देके घर से निकाल दिया। किसको निकाला होगा? नालायक को निकाला होगा। इन्वेस्टमेंट में आपने किसको निकाल दिया? तो क्या ये आप जिंदगी में करते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको निकाल देते हैं? तो आपने क्या किया इन्वेस्टमेंट में? काम करने वाले को निकाल दिया, और जो काम नहीं कर रहा था उसको अपने पास में रख लिया। कभी जाइएगा एनएससी और बीएसए की साइट में, जब भी आईपीओ आते हैं तो आईपीओ में क्या होता है? हर आईपीओ में कामयाब बिजनेसमैन अपनी कंपनी को लोगों में बेचता है। लोग आईपीओ के जरिए उस कंपनी को खरीदते हैं और उसके शेयर धारक बनते हैं, अंशधारक बनते हैं, उतने अंश के मालिक बनते हैं। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। और उसके बाद में उस शेयर की लिस्टिंग हो जाती है और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ट्रेडिंग होते ही आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है तो फायदा होता है और नुकसान होता है। ज़्यादातर पब्लिक क्या करती है? जैसे ही फायदा होता है अगले 2-3 दिनों में उसको बेच देती है, और जिसमें नुकसान हो जाता है पकड़ के बैठ जाती है। इम्पैक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां आज तक आई हैं आईपीओ के जरिए, सब लिस्टेड हैं। इसमें जो सबसे कामयाब कंपनियां हैं, इसमें ऐसी कामयाब कंपनियां हैं जिन्होंने दोस्तों 20 साल में, 30 साल में 10,000 के 100 करोड़ बनाए हैं। ऐसी कंपनी है जिन्होंने 10,000 के 300 करोड़ बनाए हैं। ऐसी कंपनी है जिन्होंने 10,000 के 40, 50, 60, 70 करोड़ बनाने वाली बहुत सी सारी कंपनियां हैं। पर पब्लिक के पास वो कंपनियां नहीं है, क्योंकि थोड़ा फायदा होता ही आपने क्या किया? बेच दिया। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर बहुत नुकसान हुआ है, हमेशा के लिए नुकसान हो गया। ट्रेडिंग खत्म हो गई, ट्रेड ही नहीं होती हैं, और आपके चराने अठाने के भाव आ गए उन कंपनी के अंदर। उन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाके देखिएगा, एनडीसी में नजर आएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा, प्रमोटर भी भाग गया होगा, पब्लिक लेके बैठी होगी। तो आपने क्या किया? नुकसान के इन्वेस्टमेंट को पकड़ के रखा और फायदे के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो पैसा कैसे बनेगा? ये गलती क्यों हो गई? मेंटल अकाउंटिंग। आपको एक्स में लगता है ये 25 रुपया तो खून पसीने का था, जब तक ये 25 नहीं आएगा मैं इसको नहीं बेचूंगा, ऐसे कैसे बेचूंगा मैं। और यहां पर क्या लगता है? ये तो मार्केट ने कमा के दिया है, ससुर जी का पैसा जैसे था ना, चलो यार अभी कमा लो, कम हो गया तो निकल जाएगा। दोस्तों, दिस इज मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति रिटायरमेंट का पैसा स्टॉक्स में नहीं, बॉन्ड्स पे रखता है। कितने नुकसान की बात है। मेंटल अकाउंटिंग वाला पैसा 7% के एफडी में पैसा रखता है, 11% की कार उधार लेके आता है ईएमआई पे। देखा है आपने? क्योंकि आपने पैसे और पैसे में
फ़र्क किया है। मेंटल अकाउंटिंग समझिए, लक्ष्मी और लक्ष्मी में भेद मत कीजिए। मनी फंजिबल होती है, एक जैसी होती है। अगर ये समझ गए तो आप कामयाब इन्वेस्टर बन जाएंगे, जीवन में आनंद आएगा दोस्तों। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।